अच्छा पाते हैं तो ये एक बहुत ही बेहतर और पुनीत कार्य होगा। सुप्रसिद्ध रंगकर्मी आदरणीय श्री के.जी. त्रिवेदी जी और आदरणीय श्री संजय श्रीवास्तव जी मंच पर हैं, हम उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। और स्टेज हॉल में ये जो कार्यक्रम दूसरा आज इसका दिन है वो अब से थोड़ी देर बाद स्वर्ण ब्रेक की प्रस्तुति होगी और इस प्रस्तुति को देखने के लिए आप पधारे हैं। संस्था की सचिव आदरणीय श्रीमती मंगला श्रीवास्तव जी सम्मान कर रही हैं। नीति जी दर्शक दीर्घा में बैठी, कृपया जोरदार तालियां नीति जी की बजाएं। हम चाहते हैं कि मोनू सक्सेना जी आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले 2 शब्द जरूर करें हमारे दर्शकों से। माँ सरस्वती जी को प्रणाम करते हुए मंच पर आसीन तमाम वो वरिष्ठ जो समय समय पे हम युवा साथियों को मार्गदर्शन के साथ अपना ऊर्जावान आशीर्वाद भी देते हैं, आप सभी मंचासीन बड़े प्रतिभावान जो हमें मार्गदर्शित करने वाले आप सभी को भी प्रणाम करता हूँ। एक रंग सोशियो कल्चरल सोसाइटी के तमाम उन टीम मेंबर्स को जिन्होंने रंगारंग कार्यक्रम रखा और इस सभागार में आने का मुझे भी अवसर प्रदान किया, तो बहुत ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि मैं तो यहाँ देखने आया हूँ, कुछ सुनने भी आया हूँ और कुछ मार्गदर्शन के साथ कुछ अनुभव आप जो बड़ों के हैं वो बस सीखने आया हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा ना बोलते हुए आपने कोई मंच पर सम्मान दे करके निश्चित रूप से मुझे बहुत ही अनुरोध किया है। आप सभी का बहुत सारा बधाई है, बहुत सारी शुभकामनाएं। समय समय पर अगर इस ना चीज की भी कहीं आवश्यकता लगे तो याद कीजिएगा, तत्पर दिनों रात 24 घंटे खड़े हैं आपकी सेवा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद मोनू सक्सेना जी आपकी शुभकामनाओं के लिए। और विभा जी के अनुरोध पर मेरा निवेदन है आदरणीय श्री के.जी. त्रिवेदी जी से कि वे 2 शब्द जरूर कहें, क्योंकि आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन का एक जो महत्वपूर्ण पहल की गई है उसके बारे में 2 शब्द जरूर कहें। बोलना अच्छा नहीं लगता क्योंकि सब नाटक देखने आते हैं और ये कोई पहल नहीं है। जब भी अक्सर ऐसा होता था कि हम में से कोई बीमार पड़ता था तो हम कैंटीन में बैठकर अपना अपना पर्स खोलते थे और जो बनता था वो दे देते थे इलाज के लिए। उसकी जगह हमने एक फंड बना लिया, उसमें 10, 12 या 15 मेंबर होंगे जो लगातार पैसा इकट्ठा होता जाता है और उसमें से हम 1 पैसा खर्च नहीं करते हैं। उसकी चेकबुक ही नहीं है हमारे पास, हमने रखा ही नहीं, निकालने का कॉलम ही नहीं रखा, बस उसमें पैसा जाता है। उसके बाद जरूरत पड़ती तो खुद इकट्ठा करके लोगों को दे देते हैं। मोनू हमारे साथ में है आदरणीय। पिछले सेशन में ये हुआ था कि कलाकारों की रिहर्सल प्लेस के लिए नगर निगम में कुछ बजट सैंक्शन हुआ था, लेकिन वो रिहर्सल प्लेस बन नहीं पाई अभी तक। तो नेक्स्ट सेशन में अगर वो हो जाए तो शायद कलाकारों को, थिएटर वालों को कुछ फायदा होगा। मैं सिर्फ आग्रह ही कर सकता हूं और वो मैंने सारे कलाकारों की तरफ से मोनू जी से कर दिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद के.जी. त्रिवेदी जी। संजय जी भी कुछ कहें, विभा जी का अनुरोध है ये, तो उसको इनकार तो नहीं किया जा सकता। आइए। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि संजय श्रीवास्तव यहाँ खड़े हैं और बुलवाया मुझसे जा रहा है और मेरी कमजोरी यही है कि मुझे बोलना नहीं आता।
स्क्रिप्ट मिल जाती है, रट के बोल देता हूँ। वैसे बोलने में, लाइव बोलने में परेशानी होती है, लेकिन जो कुछ मुझे कहना था वो केजी चच्चा आर्टिस्ट वेलफेयर के बारे में कह चुके हैं। हाँ, मेरी कोशिश चच्चा के साथ मिलके ये है कि उसको और आगे बढ़ाया जाए, और इसमें कलाकारों का सहयोग बहुत जरूरी है। जब तक लोग हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे, हम 10-12 लोग इकट्ठा करते रहें, वो हमारे लिए व्यर्थ हो जाता है। जब तक सामूहिकता नहीं होगी इस उद्देश्य में, जब तक लोग नहीं जुड़ेंगे, कलाकार नहीं जुड़ेंगे, तब तक हमारा उद्देश्य अधूरा है। तो मेरा सभी कलाकारों से अनुरोध यह है कि वो संस्था के साथ जुड़ें, क्योंकि ये उनकी अपनी संस्था है, उनके लिए है, उनके लिए काम कर रही है। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा कि जब लोग जुड़ेंगे तभी काम आगे बढ़ेगा, और निश्चित रूप से वो दिन जरूर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपका। और हमारा सौभाग्य है कि मुकेश शर्मा जी मंच पर बैठे हैं, और जब तक हम उनकी वाणी न सुन लें ये कार्यक्रम हमें अधूरा सा लगेगा। हम चाहते हैं मुकेश जी हम सबके बीच अपने दिल की बात जरूर रखें। आदरणीय मंच और साथियों, जैसा संजय ने कहा और उसके पहले केजी ने कहा, हम लोग रंगकर्मी लोग सिर्फ रटे हुए संवाद बोलना जानते हैं। तो एक्सटेम्पोर बोलने की बारी आती है तो हाथ पैर फूल जाते हैं, बड़ी देर तक सोचना पड़ता है कि बोले क्या, और ये सोचते सोचते बहुत समय निकल जाता है। बहरहाल ज्यादा समय न लेते हुए ये सबसे अच्छा है कि उस वक्त एक निर्देशक के नाते कहते थर्ड वेल, अपने आप सब पर्दा वर्दा। बहरहाल 2009 से जब से ये संस्था बनी है तब से मैं इनकी गतिविधियों का साक्षी रहा हूँ। बहुत मेहनत करती हैं विभा जी। जहाँ पर ये प्रैक्टिस करते हैं शाम को मेरी होती है, और एक रंग के नाम से उन्होंने एक बार बोर्ड लगाया तो मैंने कहा बड़ी पुरानी संस्था थी ये, फिर से कैसे? तो उन्होंने कहा नहीं वो दूसरी थी, ये दूसरी है। और हमने अभी 2009 में 2009 में हमने शुरू किया, और 2009 से जितने कार्यक्रम उन्होंने किए हैं लगभग सबका मैं साक्षी रहा हूँ। बहुत अच्छे कार्यक्रम। एक बहुत अच्छी बात है कि वो सबको टीम के तौर पर जोड़ करके चलना चाहती है कि जितने लोग हैं ज्यादा से ज्यादा लोग आपस में जुड़े, रंगकर में जुड़े। और उनकी ऊर्जा को तो मैं सलाम करता हूँ। कभी पहले में दिख जाती हैं, कभी नाटक डायरेक्ट करते हुए दिख जाती हैं, कभी अभिनय करते हुए दिख जाती हैं। मतलब इतनी ऊर्जा बहुत कम और इतना समय महिलाएं अक्सर दे नहीं पाती है। घर की पारिवारिक जिम्मेदारी भी रहती है और ये सारी भी जिम्मेदारियां निभाना बड़े, मैं तो उनको वंदन करता हूँ ऐसी महिलाओं को, और मेरे लिए बहुत वंदनीय है। तो मैं ज्यादा और क्या कहूँ, आप लोगों को सब इंतजार है आज के इसका। एक बार फिर मैं एक रंग सोशियो कल्चरल सोसाइटी और विभा जी को और उनके तमाम साथियों को इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आगे के कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुकेश शर्मा जी। और सही कहा है कि विभा जी बहुत सारी बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी है, लगातार कई बातों को लेकर साथ में चलती है। तो नारी शक्ति को सलाम करते हुए तालियां जरूर बजाती हैं। आदरणीय गुरु जी का सानिध्य में बुलाया पंडित सज्जनलाल पंडित जी, जिनके शिष्य आज दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आशीर्वचन जरूर कहें, उसके बाद हम अपना ये आज का बैले शुरू करेंगे। आदरणीय मंच एवं श्रोताओं, आज मुझे शायद पहली बार पता चला कि कलाकार मंच शुरू हुआ है जो कलाकारों की हेल्प भी करता है। यदि मंच बना है तो उसमें साथी भी आते जाएंगे, मिलते रहेंगे, उसके लिए कहने की आवश्यकता नहीं है, आएंगे। अभी तक शायद इस प्रकार की कोई व्यवस्था मुझे देखने में नहीं मिली। मैं इन सभी कलाकारों को और संस्था को
बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार से सोच के एक काम तो किया कि कलाकार फंड का आरंभ किया, जिसमें कि उनको हर प्रकार की सुविधाएं मिलती रहें। जरूरतमंद कलाकार ही होता है। कलाकार अपनी कला का अभ्यास करे या अपनी अन्य दूसरी सुविधाओं को पूर्ति करे, उस दृष्टि से ये बहुत अच्छा प्रयास है। हम सभी आपके साथ हैं बिना किसी अड़चन के, और सभी श्रोताओं को मैं अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार। आपके आशीर्वाद वचनों के लिए हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं आदरणीय पंडित सुजयलाल भट्ट जी। और थोड़ी देर बाद अब आज का जो पहले है वो हम आरंभ करेंगे। पहले स्वर्ण ब्रेक हम मंचासीन अतिथियों से अनुरोध करते हैं कृपया दर्शक दीर्घा में विराजें और आज की प्रस्तुति का आनंद लें। अभी केजी ने अपने कलाकार कल्याण कोष के बारे में बताया, लेकिन बहुत लोगों को ये आइडिया नहीं होगा कि देना कहाँ है और क्या है। हम लोगों ने जो प्रारंभिक, मैं भी इससे जुड़ा हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, बता दे रहा हूँ कि इसमें सभी कुछ सदस्य के रूप में जुड़े हैं। वो 5,000 रुपए का चेक दे करके इसके मेंबर बन सकते हैं और बाकी जो भी और दे सकते हैं। एक बार हम लोगों ने एक नाट्य समारोह भी पिछली बार किया था इत्तेफाकन, उससे जो पैसा जमा हुआ था उसके तुरंत बाद ये लग गया था लॉकडाउन, और लॉकडाउन के दौरान इन लोगों ने जो काम किया मैं उसके बारे में बताने के लिए स्पेशली आया। बहुत बेहतरीन काम किया, घरों तक जाकर के। सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस कलाकार को दिया जा रहा था उसके बारे में किसी को बताया नहीं जा रहा, कहीं ऐसा न लगे, उसके आत्मसम्मान को ठेस न लगे, इसलिए उसका नाम गुप्त रखा जाता था। एक दूसरे से पूछ करके उसके बारे में पता करते थे कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, क्या वो घर में सब कुछ ठीक ठाक है। अगर नहीं है तो एक जन चुपचाप जाके और कारों में घूम रहे थे, सामान खरीदते थे और जाकर के दे आते थे। हम लोग जहाँ भी बैठे थे हम सिर्फ बैंक में पैसे जमा कर रहे थे, सिर्फ बैंक अकाउंट दे दिया गया था और करते जाते थे। तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा, ये केजी बहुत संकोची हैं, बहुत ज्यादा बोल नहीं गए, लेकिन वो बची कुछ बात मैंने कह दी। आप लोग इससे जरूर जुड़िए और जो भी संभव है हम चाहेंगे कि चेक आपको बैंक का अकाउंट नंबर भी बता दें। जरूरत है, आप समझते हैं कि ये एक अच्छा काम है, इससे जुड़िए और इसमें अपना सहयोग दीजिए। धन्यवाद। अब बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं आज की प्रस्तुति पहले स्वर्ण ब्रेक, जिसे डायरेक्ट किया है श्री चंद्रमाधव बारिक ने। आपको बताना चाहेंगे कि श्री चंद्रमाधव बारिक का जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ। बचपन से ही आपकी नृत्य में रुचि थी और छऊ नृत्य में वो लगातार भागीदारी करते रहे और 1979 में रंगश्री लिटिल बैले ट्रूप में आपने प्रवेश किया और एक लंबा सफर आपने बैले की फील्ड में तय किया है। लगातार कलाकारों को प्रोत्साहित किया है, बैले की बहुत सारी कार्यशालाएं की हैं, सेमिनार की हैं और नए नए विषयों पर बैले बनाने के लिए भी आप जाने जाते हैं। संगीत नाट्य अकादमी नई दिल्ली, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली, मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय और मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के माध्यम से कई रंगशालाओं में छऊ, मार्शल आर्ट, अंग संचालन और बैले का प्रशिक्षण दे चुके हैं। आज का जो बैले है स्वर्ण ब्रेक, उसकी पृष्ठभूमि के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य के समय 80 करोड़ी नाम का एक सेठ अपने लाड़ले पुत्र महाधनिक को बिना कुछ सिखाए मर जाता है। महाधनिक अय्याशी में पैसे उड़ाना जानता था। परिणाम स्वरूप ऋण नहीं चुका सकने पर उसने साहूकारों को कहा कि वो सभी गंगा किनारे आ जाएं, यहीं पर उसका खानदानी धन गड़ा है। सभी साहूकार वहां पहुंच जाते हैं और महाधनिक बहाना करके गंगा नदी में कूद जाता है। वहीं पर बोधिसत्व एक स्वर्ण ब्रेक के रूप में थे। महाधनिक के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसे अपनी पीठ पर बैठाकर किनारे ले आए। महाधनिक से उन्होंने वादा किया कि वो किसी को उसके बारे में नहीं बताएंगे। इधर
राजा ब्रह्मदत्त की खेमा नाम की पटरानी के द्वारा जिद पकड़ लेने पर मुनादी करवा दी कि जो भी स्वर्ण मृग का पता बताएगा उसे सोने से मालामाल कर दिया जाएगा। महाधनिक सेठ ने जब मुनादी सुनी तो लालच में पड़कर स्वर्ण मृग का पता बता दिया। एक दिन गर्भवती हिरणी की बलि देने की बारी आई तो स्वर्ण मृग ने उसके स्थान पर मरने के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर दिया और ये देखकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। तो कई उतार चढ़ावों से भरा ये बैले कुछ ही पलों में आपके समक्ष होगा। आपको बता दें कि इस बैले में वेशभूषा डॉक्टर श्रुति कीर्ति बारिक, वेशभूषा निर्माण राजेश नामदेव, प्रकाश परिकल्पना धनुलाल सिन्हा, संगीत परिकल्पना मॉरिस राजरस, निर्देशन और कोरियोग्राफी श्री चंद्र माधव बारिक। तो आइए देखते हैं एक रंग सोशो कल्चरल सोसाइटी की दूसरी दिन की प्रस्तुति बैले स्वर्ण मृग।
केवल मेरा निमंत्रण स्वीकार करो, मानना या ना मानना तुम्हारी इच्छा। इस भवन में तुम्हारे लिए दिया जला है, तुम भीतर आओ। भवन ये तुम्हारा ही है, तुम्हारे अंतर्मन का। जब तक तुम स्वयं ना जान लो किसी बात को मानो ना। धर्म का पालन करो, परंतु न भय से न लोभ से। स्वयं अपने भीतर झांको, देखने की कोशिश करो। अपनी जमीन को पकड़े रखकर आकाश को छूने की कोशिश करो। विश्वास रखो, तुम ऐसा कर लोगे। भगवान बुद्ध के 547 पूर्व जन्मों में उन्हें बोधिसत्व कहा गया है। बोधिसत्व अर्थात वो साधक जिसको ज्ञान, सत्य, दया आदि का अभ्यास करते करते इतना समय बीत चुका हो कि उसका बुद्ध होना
निश्चित हो। और बोधिसत्व की कथाएं कहलाती हैं जातक कथाएं। बड़ी ही ज्ञानवर्धक और परम हितकारी की कथाएं हैं, साथ ही मनोरंजक भी। और उन सभी कथाओं में बोधिसत्व स्वयं उपस्थित होते हैं, भले ही हिरण के रूप में हो। तो आज हम आपको जो कथा दिखाने जा रहे हैं वो है वाराणसी की कथा। काशी नगरी के 80 करोड़ी सेठ अपनी भारी भरकम जायदाद को अपने इकलौते पुत्र महाधनिक के हवाले करके चल बसे। महाधनिक को कोई चिंता तो थी नहीं, काहे को धन कमाए, काहे को धन बचाए। इसलिए वो लगा गाने बाप के धन को। नाच और गाने में छन न सुनाई दे, जब तक नचनिया के पैरन की थिरकन न दिखाई दे, तो काहे का नगर से? अरे वो कौन जिंदगी है जहाँ रस न हो, जहाँ रंग न हो? अरे आ जाओ से दो हाथ हो जाए। नचनिया पर एक पैसा हम न बर्बाद करने देंगे। अरे पैसा हमारा है, नचनिया हमारी है, तुम कौन होती हो रोकने वाली? चिंता न करो, हमने उसे कोठरिया में बंद कर दिया है, तुम तो खुलकर नाचो। हम ऐसे भी नहीं नाच सकते। काहे? क्या समस्या है? ऐसा लगता है कि टूट पड़ी है हमें ऊपर। अरे हम सोचो हम कैसे जी रहे हैं। तुम नहीं सोच रहो वो यहाँ नहीं आ सकती, मोटे मोटे दरवाजे के अंदर बंद है जो बिना चार पहलवान के नहीं टूट सकता। तुम तो नाचो। अरे रुक क्यों गई? अरे वो तुम यहाँ कैसे आ पहुंची? डरो नहीं, हमारी सेठाइन है।
देखो भानुमती, अभी हमारा नाच देखने का समय है। ऐसे समय में तुम्हारा यहाँ रहना उचित नहीं है। अब मान भी जाओ और जो कह रहे हैं जाओ भीतरे। अरे अरे टेकवा छोड़ो, टेकवा छोड़ो, टेकवा छोड़ो। इस घर में मैं आएगी। कौन सा पाप किया था बाबू जो इस घर में मोए आ गई? पगलाए गए थे तुम जो मती कोई जादू करने आ गई। 80 करोड़िया के नाम पर मुझे इस नरक में डाल गई। अरे मैया तुम ही बताओ, तुमने भी बाबू को रोका नहीं? ठेले में लगी थी मुझे तुम भी, मुंह से कुछ निकला नहीं। अरे नरक मिले 80 करोड़िया सेठ को, खोलते तेल में डाला जाए नहीं जरा को। महाधनी सेठ वहाँ है क्या? लो आटक के। कौन? वही तीनों महाजन। काहे को? अपना पैसा लेने और काहे को? बहुत कूटेंगे वो हमको। हाँ तो कुटवा लेना, पर उनका सामना करो। उनसे कहोगे तो उनका पैसा लौटा दोगे। पर कहाँ से लौटावेंगे? चाहे जहाँ से लौटाओ, अपने को बेच कर लौटाओ, मैं कुछ नहीं जानती। अब ऐसे तनाव में करूंगी तो क्या करूं? महाधनी सेठ वहाँ है क्या? एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई, चलो सह लेंगे पिटाई। महाधनी सेठ वहाँ है क्या? हाँ खोलते हैं, खोलते हैं। अरे दर्शन हुए प्रभु के, जीवन धन्य हो गया, बिना मरे ही स्वर्ग मिल गया। ऐसे व्यंग न मारिए। हाँ ठीक है, चलो पैसा निकालो। आज पूरा हिसाब बराबर करके ही जाएंगे। अरे कुछ कहोगे भी? यही कि हमारे पास पैसा है ही नहीं। है? पैसा नहीं है? हाँ नहीं है। आज हम या तो अपना पैसा लेकर जाएंगे या तुमको मार के जाएंगे। स्वीकार है, मार ही दो। न रहेगा बांस, न बाजेगी बंसुरियां। ये ऐसा नहीं मानेगा, इसे राजा के पास ले चलो। पर राजा के पास मत ले चलो, राजा के पास मत ले चलो। सुनो देखो, हम तुम्हारा पैसा वापस करते हैं। हाँ, अब बुद्धि ठिकाने पर आई। पर पैसा यहाँ नहीं। अब कहाँ है? गंगा किनारे पिताजी ने वहीं गड़ा कर रखा है। हाँ तो फिर चलो। हाँ हाँ चलो। अरे मुझे तो ले चलो। अरे हाँ।
ने तुम्हें सही समय पर यहाँ पहुंचाया है, नहीं तो मैं डूब ही जाता। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा रंग तो बड़ा विचित्र है, एकदम सोने जैसा, स्वर्ण मृग। क्या तुम सोने के ही बने हो? हाँ। तुम कहाँ रहते हो? यही इसी वन में। अकेले ही? नहीं, हमारा पूरा झुंड है, पर इस रंग का केवल मैं हूं। अब तुम्हें जहां जाना है तुम जाओ, मैं भी जाता हूं। अरे रुको, रुको तो। क्यों? मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो, दया करके मुझे तुम्हारे घर पर पहुंचा दूं? नहीं, घर में नहीं जाऊंगा। कहाँ जाऊं? सुनो, तुम मुझे काशी नगर में छोड़ दो, फिर मैं जहां मन होगा चला जाऊंगा। चलो ठीक है, आओ। मुझे भूख भी लगी है। ठीक है, तुम्हें कुछ खिलाकर छोड़ देता हूं। मैं तुमसे बेहतर भी मिल सकता हूं? नहीं, क्योंकि मैं किसी से नहीं मिलता। मिलता हूं तो केवल अपने प्रयोजन से। अपने प्रयोजन से? मुझसे मिलने में तुम्हारा क्या प्रयोजन था? वो तुम नहीं समझोगे। चलो बैठो। एक बात और, मैं यहाँ रहता हूँ ये किसी को मत बताना। नहीं बताऊंगा। वचन दो, किसी को नहीं बताओगे। वचन देता हूं, नहीं बताऊंगा।
चलो बताओ क्या देखा? हमने देखा कि ये स्वर्ण रथ हमारे नगर के चारों ओर चक्कर लगा है, मानो वो हमसे कुछ कहना चाह रहा हो। कहना चाह रहा? हाँ, वो एक सिद्ध और महात्मा मृग है। महाराज, आप उस स्वर्ण मृग को महल में ले आइए, हमें उससे उपदेश सुनना है। अगर आप उसे नहीं ले आएंगे तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। शांत हो जाओ, हम लाएंगे ना, प्राण तक क्यों पहुंच जाती? जाने अभी आदेश देते, अब तो चैन से सो जाओ। सिपाहियों, जाओ ये मुनादी करा दो कि जो भी स्वर्ण मृग की खोज करेगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। तभी बुद्धि चकरा जाती है, समझ में नहीं आता कि ये करें कि वो करें। स्वर्ण मृग कहाँ रहता है मुझे पता है, पर बताता हूं तो उसको दिया वचन टूटता है, और नहीं बताता हूं तो इतना सारा धन और गांव छूटता है। चलो बता ही देता हूं। सुनो सुनो। हाँ क्या है? क्या महाराज सचमुच पुरस्कार देंगे? हाँ, अगर स्वर्ण मृग का पता बता दिया तो क्या तुम जानते हो स्वर्ण मृग का पता? हाँ नहीं, हाँ नहीं। अरे पगला गया है क्या? अगर पता जानते हो तो बताओ, नहीं तो जाओ यहाँ से। मुझे पता है। अच्छा तो चलो महाराज के पास। चलो। मनुष्य अपने दुख में ही इतना खोया रहता है कि उसे दूसरे का दुख दिखाई ही नहीं देता। किसी की सहायता करने का अपना अलग ही सुख है। ऐसा लगता है कि जीवन सफल हो गया। ऐसा ही सब करें तो संसार कितना सुंदर हो जाए, मगर महाधनिक ने ऐसा नहीं किया।
तुम सबके जीवन में संकट आए, इसीलिए मैं दूर जा रहा हूं।
रहो, मरना तो एक दिन है ही। ब्रह्मदत्त राजा अपने भोजन के लिए प्रतिदिन हिरणों का शिकार किया करता। इस दौरान न जाने कितने हिरण डर के मारे मर जाते और कितने घायल हो जाते। ये सब देखकर हिरणों ने आपस में मंत्रणा की। एक मारा गया और कई अपंग हो गए। आप दौड़ नहीं सकते, ये घिसट घिसट कर मरेंगे। इनका जीना आप किस काम का? तुम सही कहते हो, कोई दूसरा उपाय करना ही होगा। क्यों ना ऐसा करें कि हम स्वयं ही राजा के भोजन के लिए बारी बांध दें और एक बड़ी वेदी बनाई जाए, जिससे राजा भी संतुष्ट हो जाए और हम लोगों को भी इस तरह डर डर के नहीं जीना पड़े। क्यों, ठीक रहेगा ना? हाँ, यही ठीक रहेगा। अपने साथियों के पास गंगा किनारे पहुंचा तो वे उसे वहां नहीं मिले। तब वो उन्हें खोजता हुआ बाड़ी में जा पहुंचा। आप किसकी बारी है बता दो।
दर्शन हुए इस महात्मा के। आपने वो स्वप्न में देखा था मैंने। राज, अब अपने सैनिकों को कहें कि वो मेरी हत्या कर दें। नहीं, हम आपकी हत्या नहीं कर सकते। अच्छा राजन, मेरा ठिकाना तो बहुत ही गोपनीय था। आपको किसने बताया? इस महान व्यक्ति ने। अच्छा, तो ये वही है जिसे मैंने गंगा में डूबने से बचाया था। यही नहीं, मैंने इसे भोजन भी कराया। मैं बार बार कहता रहा कि किसी को नहीं बताना कि मैं यहाँ रहता हूं, और उसने भी कहा था कि मैं नहीं बताऊंगा, कभी नहीं बताऊंगा, फिर भी बता दिया। इसका मतलब ये हुआ कि डूबते हुए किसी आदमी को बचाने से अच्छा है कि किसी निर्जीव लकड़ी को बचा लो। इसकी ओर से मैं क्षमा मांगता हूं। आप ऐसा तो ना कहिए कि मनुष्य का मोल एक निर्जीव लकड़ी से भी कम है। क्यों ना कम? एक बेजान और गूंगी लकड़ी कई गुना अच्छी और कीमती है ऐसे मनुष्यों से। कम से कम वो 2 जून का ईंधन तो बनती है, सड़ गलकर कोयला तो बनती है। ये क्या करेगा? लालच और मोह में पड़कर कंधाती हुई हवा जो इस पूरी प्रकृति का एक दिन सर्वनाश कर देगी। भला बताओ, लालच में पड़कर अपने प्राण बचाने वाले के विरुद्ध ही खड़ा हो गया। अरे वचन का कुछ तो मूल्य होना चाहिए। क्षमा, क्षमा, मैं क्षमा चाहता हूं। मैंने बड़ी भूल की, लालच में पड़कर मैंने पाप किया है। एक बार मुझे क्षमा कर दे महाराज, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगा, कभी नहीं। कभी नहीं, तू क्षमा योग्य है ही नहीं। ले जाओ उसे। आज्ञा कीजिए महात्मा। ये मर जाएगा तो इसकी पत्नी अकेली हो जाएगी, इसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, और सुधरने का अवसर तो एक बार मिलना ही चाहिए। इसे क्षमा कर दो। आप जो भी, हम मनुष्यों से कितने बड़े, आप पवित्र आत्मा हैं। अब आप महल की ओर चलिए और अपने उपदेश का कार्यक्रम संपन्न कीजिए। महारानी, मैं आपकी तरह ही एक साधारण जीव हूं। अंतर केवल इतना है कि आप जीव हत्या करने चले थे और मैं उन्हें बचाने चला। अंतर केवल इतना है कि मैं जो वचन देता हूं उस पर अड़ी रहता हूं, और आप लोग। हे महात्मा, आप भी मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए। चलिए महात्मा, सिंहासन पर बैठकर उपदेश दीजिए। उपदेश क्या है महारानी? सीखने लायक कुछ बात है, बस यही ना? उसके लिए आवश्यक नहीं है कि ऊंचे सिंहासन पर बैठकर एक हाथ ऐसे करके कुछ कहें और लोग उसे सुने। सीखने लायक बातें तो कहीं भी की जा सकती हैं और कहीं भी बुनी जा सकती हैं। जी महात्मा। अब आप लोग जाइए। ये जीवन अनमोल है, दूसरे के कष्ट पर ध्यान दीजिए। वास्तविक धन क्या है, वास्तविक सुख क्या है, इसे पहचानिए और पाने की कोशिश कीजिए। रही बात मेरी, तो मैं एक मृग हूं, और मृग कहां रहता है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं।
खिलाड़ियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इस सशक्त अभिनय के लिए और इतनी भावभंगिमाएं जो मनोयोग से उन्होंने दिखाई उसके लिए तालियां एक बार और द्वारा निर्देशित ये आज का पहले था स्वर्णमृग। समस्त कलाकारों का सशक्त अभिनय वाकई इस प्रस्तुति को और भी सराहनीय बना देता है। हम चाहेंगे कि इन सभी कलाकारों को बधाई दें और अभिनंदन करें उनका एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ। हम चाहते हैं कि माधुरा और श्री जी कृपया मंच पर आ जाइए और सभी जानते हैं कि एक रंग सोशो कल्चरल सोसाइटी का ये कार्यक्रम समर्पित है अपने दोनों गुरुओं को और विभाजी माधवदा और श्रुति जी की शिष्या हैं। निश्चित रूप से ये प्रस्तुति आज की वाकई काबिल तारीफ की है। हम कलाकारों का परिचय करना चाहेंगे मंच पर जो आपके सम्मुख थे। सिद्धार्थ बारे, रमेश अग्रे, प्रकाश मीणा, आशीष ओझा, विजेश दुबे, विमल श्रीवास्तव, अंकुराव कुलवंशी, सुमन कोठारी, मनीषा भगैया, नंदिनी चौरसिया, वर्षा मानवीर, प्रिया साहू, यामिनी चक्रवाणी, मनीषा शाक्या, नीरज श्याम, सतीश व्याम, नवीन सिंह श्याम, प्रियंका शर्मा, शिवम राठौर और प्रकाश संयोजन में जो सहयोग कर रहे थे उनको भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और मंच पर आमंत्रित करेंगे श्री धनु सिन्हा जी को। तालियों के साथ स्वागत कीजिए और वेब स्टेज जो सहायता करने के लिए सहयोग कर रही थी प्रतिभा जी, उन्हें भी हम आमंत्रित करते हैं। आशिकी को बहुत बहुत बधाई आपको भी। हर्षिता भी मंच पर मौजूद है, काफी इन्होंने मेहनत की है और इस बेहतर प्रस्तुति बनाने के लिए उनको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं। और आज की ये प्रस्तुति आप सभी के आने से और भी यादगार बन गई है। मुकेश शर्मा जी, संजय श्रीवास्तव जी, गिरी द्विवेदी जी, पंडित सत्यनारायण पटेल जी, नीति जी मौजूद है यहाँ पर। प्रियंका शक्ति जी बीच में चली गई थी, क्या आ गई है? हम चाहते हैं कि आप सभी मंच पर आ जाएं और एक समूह फोटो जरूर हम और एक अपनी स्वीट मेमोरीज के लिए रखना चाहते हैं। सभी हमारे जो आज के अतिथि हैं हम उनसे अनुरोध करते हैं कृपया मंच पर आ जाएं एक यादगार तस्वीर के लिए। तो एक सोशल कल्चरल सोसाइटी का ये 2 दिवसीय आयोजन था जो आज संपन्न हो रहा है। निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि ये दोनों दिन की प्रस्तुतियां आपको पसंद आई होंगी और लंबे समय तक याद रहेंगी। हम आप सभी दर्शकों की बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। शहीद भवन के सामने लगातार हमें सहयोग किया है और आज भी उनका सहयोग हमें मिला है। पूरे स्टाफ के लिए